Bismillahirrahmanirrahim. Now today we are going to start our second lecture on the bivariate analysis and analysis of two groups, comparing the groups. And we have discussed several tests, t-test, f-test, chi-square test, Fisher-Exact test. Now today we are going to start the paired t-test, which is also called dependent t-test. तो ये पेयर टी टेस्ट और डिपेंडेंट ग्रुप टेस्ट कहलाता है. इसको मैं सिंपली इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि लाइक फॉर एग्जांपल इसमें इसको कहा गया है कि पेयर टी टेस्ट या डिपेंडेंट ग्रुप इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही पेशेंट्स पर या एक ही ग्रुप ऑफ पेशेंट्स पर जो है वो ट्राई किया जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ऐसी ड्रग ट्राई करना चाह रहे हैं जो कि वेट रिडक्शन के लिए यूज़ होती है, तो वो हम लाइक फॉर एग्जांपल हमने कुछ ऐसे ओबीस पेशेंट ले लिए जिनका वेट ज़्यादा है और लाइक फॉर एग्जांपल 5, 10, 20 पेशेंट्स ले लिए. फिर उसके बाद वो ड्रग यूज़ करने से पहले हमने उन पेशेंट्स का या इंडिविजुअल्स का वेट लिया और उनको चेक कर लिया. उसके बाद फिर वो ड्रग जो कि वेट रिड्यूस कर सकती थी उन्हीं पेशेंट को खिलाई गई और फिर उसके बाद सर्टेन टाइम पीरियड के बाद 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद उनका वेट दोबारा चेक किया गया. तो यानी ये कह लीजिए कि प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट वेट उन्हीं पेशेंट्स का चेक किया गया उसी ड्रग पे. तो अब क्योंकि इसमें पेशेंट्स चेंज नहीं हो रहे, एक ही ग्रुप ऑफ पेशेंट है जिस पर वो ड्रग आजमाई जा रही है बिफोर एंड आफ्टर, तो हम इसको पेयर्ड टी टेस्ट कहते हैं. दो अलग अलग ग्रुप नहीं होते. इससे पहले जो हमने किया था वो था डिपेंडेंट ग्रुप नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट ग्रुप था, जिसमें हमने दो अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया था पेशेंट्स को कि एक वो था जो एक्सरसाइज कर रहा था और उसका HbA1c लेवल पर क्या फ़र्क आया था, और दूसरा वो ग्रुप था जो यूजुअल केयर ले रहा था और एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, उसके HbA1c पर क्या फ़र्क पड़ा था. तो क्योंकि वो दोनों अलग अलग ग्रुप थे इस वजह से उसको हमने इंडिपेंडेंट ग्रुप या इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कहा था, या उसको हम सिंपली टी टेस्ट भी कह रहे होते हैं. बट हेयर नाउ वी आर डिस्कसिंग पेयर्ड टी टेस्ट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट ग्रुप टेस्ट. Now, we can take the example of the study, same example of HbA1c. 10 patients included in the study. Okay, हमने 10 patients जो है वो स्टडी में जो है वो एनरोल कर लिए. HbA1c लेवल मेजर्ड एट बेसलाइन का मतलब ये है कि कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले उनकी HbA1c लेवल हमने चेक कर लिए. एंड पोस्ट ट्रीटमेंट, या उसके अलावा दूसरा हमने जो है HbA1c लेवल मेजर किया कब, पोस्ट ट्रीटमेंट यानी आफ्टर द ट्रीटमेंट. और वो ट्रीटमेंट हमने क्या किया, एक्सरसाइज प्लस डाइट इन सेम पेशेंट्स, यानी सेम पेशेंट्स का बेस लाइन पर हमने HbA1c लेवल चेक किया. यानी हमने उनका HbA1c लेवल उस वक्त चेक किया जब हमने उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया था, यानी हमने उनको एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज नहीं कराई थी और ना ही उनकी डाइट कंट्रोल की थी. तो उस वक्त उनका HbA1c लेवल क्या था. फिर उसके बाद उनको सर्टेन टाइम पीरियड के लिए 3 महीने के लिए 4 महीने के लिए ट्रीटमेंट पर डाल दिया. और वो ट्रीटमेंट क्या था, उनको एक्सरसाइज कुछ बताई गई कि उन्होंने ये एक्सरसाइजेस करनी है और कुछ डाइट का ख्याल रखना है, वो डाइट उनको फॉलो करनी है. 3-4 महीने के बाद फिर हमने उन्हीं पेशेंट्स का दोबारा HbA1c लेवल मेजर किया. और अब हम देखेंगे कि जो बेस लाइन पे था और पोस्ट ट्रीटमेंट HbA1c लेवल में क्या डिफरेंस आया है. नाउ 2 मेजरमेंट ऑन ईच पेशेंट, यानी हर पेशेंट में 2 मेजरमेंट है. कैसे कि बेस लाइन पे उनका HbA1c लेवल ले लिया गया और पोस्ट ट्रीटमेंट HbA1c लेवल मेजर कर लिया गया. दीज ग्रुप्स आर कंसिडर्ड डिपेंडेंट और पेयर्ड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन. इनको हम कहते हैं डिपेंडेंट या पेयर्ड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन. हम इनको डिपेंडेंट या पेयर्ड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्यों कहते हैं, इसके बारे में मैं शुरू में ही आपको बता चुका हूं कि पेयर टी टेस्ट क्या होता है. नाउ व्हाट इज नल हाइपोथेसिस ऑफ दिस टेस्ट. नल हाइपोथेसिस सेज दैट मीन ऑफ बी इज इक्वल टू is minus mean of PT, mean HbA1c of this 10 patient at baseline and mean HbA1c post treatment, PT stands for post treatment, will be equal to 0, that is equal to mu d. अच्छा, यानी मीन जो है वो इन दोनों का एक ही जैसे, यानी HbA1c का मीन प्री ट्रीटमेंट बेस लाइन पे और पोस्ट ट्रीटमेंट एक ही होगा, यानी कोई फर्क नहीं होगा. जब फर्क नहीं होगा तभी तो आंसर 0 आएगा.
ठीक है ना, क्योंकि अगर हम इनका डिफरेंस लेंगे तो वो 0 होगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस मीन ऑफ एट बेस लाइन, मीन HbA1c एट बेस लाइन इज इक्वल टू मीन HbA1c पोस्ट ट्रीटमेंट। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे हमने फिर स्पेसिफाई कर दिया, B स्टैंड्स फॉर बेस लाइन एंड PT स्टैंड्स फॉर पोस्ट ट्रीटमेंट। तो यानी HbA1c जो है हमारा नल हाइपोथेसिस ये बन रहा है इस केस में, इस टेस्ट में, कि हमने जो यानी एक्सरसाइज और डाइट से पहले जो HbA1c लेवल थे पेशेंट के, वही HbA1c लेवल उनके एक्सरसाइज और डाइट के लेने के करने के बाद भी होंगे। ये है नल हाइपोथेसिस। डेफिनेटली अल्टरनेट क्या होगा कि नहीं, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। तो नल हाइपोथेसिस ये होगा, अल्टरनेट इसके अपोजिट होगा कि नहीं ये सेम नहीं होगा, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, कुछ ना कुछ डिफरेंस मौजूद होगा। नाउ अब हमने क्या किया, फार्मूला अप्लाई किया पेयर टी टेस्ट का। व्हाट इज फार्मूला ऑफ पेयर टी टेस्ट? T इज इक्वल टू d बार माइनस म्यू डी अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट n। d बार क्या है? मीन ऑफ differences of HbA1c at baseline and post treatment। अच्छा, ये क्या है डी बार? मीन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ HbA1c एट बेसलाइन एंड पोस्ट ट्रीटमेंट। यानी आपने ये जो 10 पेशेंट का HbA1c लिया था बेसलाइन पे, उसका मीन निकाल लिया, और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद फिर जब आपने उनका HbA1c लेवल चेक किया 10 पेशेंट्स का, और उसका भी मीन निकाल लिया, तो इनका डिफरेंस जो होगा वो कहलाएगा डी बार। म्यू डी क्या है? पॉपुलेशन डेटा डिफरेंसेस ऑफ HbA1c। यानी पॉपुलेशन डेटा क्या है? डिफरेंसेस ऑफ HbA1c का पॉपुलेशन से आपको क्या मिल रहा है, यानी ओवरऑल पॉपुलेशन में जो दूसरी रिसर्च हुई हुई है लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन में, उनमें क्या है। SD स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन ऑफ सैंपल डिफरेंस, यानी ये जो सैंपल है इसका मीन का, इसके मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। एंड n इज द सैंपल साइज, जो इस केस में 10 एप्लीकेबल होगा क्योंकि 10 पेशेंट्स पर हम ये कर रहे हैं। नाउ द कलेक्टेड डेटा विल बी लाइक दिस। अब कलेक्टेड डेटा जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है। ये हैं वो 101 से 110, यानी 10 पेशेंट हैं जिनका HbA1c कंपैरिजन किया गया। बेस लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट पेशेंट का बेस लाइन पे HbA1c 7.6 था, जो कि ट्रीटमेंट के बाद कम होकर 6.8 हो गया। सेकंड पेशेंट का 7.9 था और वो कम होकर 7.3 हो गया। और हम इनके डिफरेंस भी निकालते चले जा रहे हैं कि फर्स्ट पेशेंट का 6.8 माइनस 7.6 या आया 0.8, 7.9 माइनस 7.3 0.6। पेशेंट 3 का देखें कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई डिफरेंस नहीं आया, द डिफरेंस इज 0। पेशेंट 4 का 1.3, पेशेंट 5 का 0.1 फर्क पड़ा सिर्फ, पेशेंट 6 का 0.2 का डिफरेंस आया, पेशेंट 7 का 0.1 का डिफरेंस आया, पेशेंट 8 का कोई फर्क नहीं आया। जो पहले था ट्रीटमेंट से पहले 7.2, वही पोस्ट ट्रीटमेंट, उसके बाद भी वही सिचुएशन रही, कोई चेंज नहीं आया इसके HbA1c में। पेशेंट 9 में 0.7 का फर्क आया और पेशेंट 10 में भी 0.7 का फर्क आया। अब क्या किया कि ये जो है डिफरेंसेस, इसका मीन ले लिया, दैट इज 0.45। ओके, ये जो है वैल्यूज, इनका मीन ले लिया, ये जो डिफरेंसेस हैं इनका मीन ले लिया, दैट इज 0.45। एंड फिर उसका इस डेटा का वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला हमने, तो वो निकला 0.435। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। वैल्यू जब ये आ गई तो हमने इस पर टी स्टैटिस्टिक्स यानी फार्मूला लगाया, जो कि हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। ये फार्मूला है, ये फार्मूला जब हमने यहाँ पर अप्लाई किया तो वैल्यू आई, कैलकुलेटेड वैल्यू आई टी स्टैटिस्टिक्स, यानी ये टी की वैल्यू आई 3.27, जबकि टेबल वैल्यू क्या है 1.833 प्लस माइनस, यानी दोनों साइड पे 1.83। तो इसका मतलब है 1.83 से ज़्यादा या 3.27, तो यानी रिजेक्टेड रीजन में आएगा। और अल्फा लेवल 0.05 रखा गया था, लिहाजा H0 यानी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया और अल्टरनेट एक्सेप्ट हो गया। नल हाइपोथेसिस हमारा क्या था कि मीन में HbA1c लेवल एट बेस लाइन एंड HbA1c लेवल पोस्ट ट्रीटमेंट
विल बी सेम, कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन ये तो रिजेक्ट हो गया नल हाइपोथेसिस, तो इसका मतलब है फर्क है और वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। और पी वैल्यू 0.010 जो कि 0.05 से कम है, तो ये बता रही है कि जो है वो जो ट्रीटमेंट जो है जिसमें एक्सरसाइज और डाइट शामिल थी उसने सिग्निफिकेंटली हमारे जो पेशेंट्स थे उनका जो है वो HbA1c रिड्यूस किया। यानी इससे मतलब ये हुआ एक्सरसाइज एंड डाइट जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द HbA1c लेवल, एंड दिस वे ऑफ ट्रीटमेंट इज रियली इफेक्टिव इफ यू वांट टू रिड्यूस द HbA1c लेवल ऑफ डायबिटिक पेशेंट। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल आ गई यहाँ पर पेयर टी टेस्ट की, कि अगर हमारे पास रिसर्च डेटा इस तरह का मौजूद हो तो हम उस पर पेयर टी टेस्ट इस तरह से लगाएंगे और ये इसकी लॉजिक होगी। नाउ अब हम आते हैं एक और टेस्ट पर। द नेक्स्ट टेस्ट इज साइन टेस्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। जस्ट टू रिकॉल कि ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, हम अपने पिछले कुछ लेक्चर्स में इस पर काफ़ी बात कर चुके हैं कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आमतौर पे वो टेस्ट होते हैं जिसमें हमारा जो डेटा होता है वो डिस्क्रीट डेटा होता है। डिस्क्रीट डेटा जहाँ पे हम कलेक्ट कर रहे होते हैं अपनी रिसर्च में, वो वहाँ पर हमारे लिए जो अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। क्योंकि अभी तक जो हमने बात की है काई स्क्वायर टेस्ट के अलावा, यानी पेयर टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट या एनोवा, इन पे जो हमने बात की है, तो वो दरअसल जो है पैरामेट्रिक टेस्ट है, उनको हम पैरामेट्रिक टेस्ट भी कहते हैं। लेकिन अब हम आ रहे हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पे। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में अगर हम आए तो उसको हमने जैसे कहा कि डिस्क्रीट डेटा पर ये टेस्ट अप्लाई होते हैं। डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, उस पर हमने ये बात की थी कि हमारे पास डिस्क्रीट डेटा अपनी रिसर्च में दो तरह से होते हैं। एक तो डेटा होता है नॉमिनल डेटा और दूसरा होता है ऑर्डिनल डेटा। नॉमिनल डेटा हमने कहा था जिसमें ऑप्शन होते हैं लाइक यस, नो, डन, नॉट डन, अलाइव, नॉट अलाइव, सर्वाइव, नॉट सर्वाइव, इस तरह के ऑप्शन होते हैं, यानी जो हम क्वेश्चन ईयर में डेटा फिल कर रहे होते हैं। और ऑर्डिनल डेटा कैसा होता है, जो एक सर्टेन ऑर्डर में होता है, लाइक 1 से 7 लाइकर्ट पेन स्केल होता है जिस तरह से, या फिर उसके हम जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में कहीं जाते हैं तो वो हमसे एक जो है वो क्वेश्चन ईयर फिल करवाते हैं जिसमें होता है कि आप ये बताइए कि आपको हमारा फूड कैसा लगा, पुअर, फेयर, गुड, एक्सीलेंट, बेस्ट, इस तरह की जो रेटिंग होती है, यानी जो क्वालिटेटिव रिजल्ट्स वो मांगते हैं आपसे, तो वो हम फिल करते हैं, तो वो भी ऑर्डिनल डेटा की एग्जाम्पल है। तो इस तरह का अगर हमारे पास डेटा आ रहा है तो उन पर हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में अप्लाई करते हैं। तो इसलिए ये जो है ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपनी रिसर्च में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आपकी चॉइस ऑफ टेस्ट बिल्कुल सही होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज साइन टेस्ट? साइन टेस्ट कैन बी यूज टू टेस्ट हाइपोथेसिस। वैसे ही जैसा कि अभी हमने टी टेस्ट में, एनोवा में हमने ये डिटरमिन किया था कि हमने एक हाइपोथेसिस लिया था, नल हाइपोथेसिस था, फिर उसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस था, तो यहाँ पर भी हमारे पास इसी तरीके से हाइपोथेसिस टेस्ट होगा। अल्टरनेटिव टू द पेयर्ड टी टेस्ट, ये एक पेयर टी टेस्ट का अल्टरनेट है साइन टेस्ट, ठीक है, पेयर टी टेस्ट। फ़र्क सिर्फ ये है कि पेयर टी टेस्ट और साइन टेस्ट में फ़र्क ये है कि जो पेयर टी टेस्ट है वो पैरामेट्रिक डेटा पर अप्लाई होगा, जबकि साइन टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक डेटा पर अप्लाई होगा। यानी पैरामेट्रिक डेटा मीन्स वही रेशो एंड इंटरवल डेटा, और जो नॉन पैरामेट्रिक डेटा जिसमें नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा आता है। अच्छा, नेक्स्ट, द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड कंटिन्यूअस, यानी वो कंटिन्यूअस डेटा नहीं है, डिस्क्रीट डेटा है। डेटा कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय चेंजेस ऑफ नंबर एंड डायरेक्शन फ्रॉम बेस लाइन टू द पोस्ट ट्रीटमेंट। डेटा जो होगा ऑब्जर्व होगा, चेंजेस क्या आई नंबर में या डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वो डेटा जा रहा है, वो लाइक ऑर्डिनल होता है कि वो इंक्रीजिंग डायरेक्शन में या डिक्रीजिंग, असेंडिंग डायरेक्शन में या डिसेंडिंग डायरेक्शन में है। नाउ डिक्रीजिंग इन HbA1c लेवल बाय नेगेटिव साइन, यानी हमने इसमें हर वो पेशेंट जिसका HbA1c लेवल डिक्रीज हुआ है उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि हम साइन टेस्ट कर रहे हैं। और जहाँ पर इंक्रीज हो रहा है इन HbA1c लेवल बाय पॉजिटिव साइन, ठीक है। एंड व्हेन
we see there is no change in HbA1c, so we indicate by both sign like positive and negative both. लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ देखा था कि देखिए ये डिक्रीज हुआ है तो ये इस पर नेगेटिव, ये यानी इसके HbA1c पर नेगेटिव साइन आएगा. ये भी डिक्रीज हुआ है, इस पर कोई चेंज नहीं आया, पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइंड. ठीक है, इस पर भी कोई चेंज नहीं आया. लेकिन जहाँ इंक्रीज होगा वहाँ पर HbA1c लेवल हम पॉजिटिव साइन से उसको रिप्रेजेंट कर देंगे. तो ये हमारा जो सबसे पहले तो हमने ये करना होगा कि हमारे पास डेटा इस तरह का है कि हम देखना चाह रहे हैं कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या नो चेंज है. तो डिक्रीज डेटा पर नेगेटिव साइन लगा देंगे, इंक्रीज डेटा पर पॉजिटिव साइन लगा देंगे, और जहाँ कोई चेंज नहीं होगा वहाँ प्लस माइनस दोनों साइन आएंगी. नाउ अब ये हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, वही वाली एग्जाम्पल जो हम पहले देख चुके हैं. डेटा फॉर साइन टेस्ट, पेशेंट आईडी 101 to 110, वही 10 पेशेंट्स हैं और उन्हीं का जो है वो डेटा यहाँ पे मौजूद है. बेस लाइन HbA1c एंड पोस्ट ट्रीटमेंट HbA1c. अब देखें ये 7.6 से 6.8 हुआ है तो नेगेटिव साइन, क्योंकि कम हुआ है, ये भी कम हुआ है. यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, 8.1 तो फिर प्लस माइनस दोनों साइन. यहाँ पे भी कम हुआ है, नेगेटिव साइन. इस पेशेंट का भी कम हुआ है, नेगेटिव साइन. इस तरह से ये कम होता जा रहा है. इस पेशेंट का क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 7.2 तो इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन आई. ये भी कम हुआ है, ये भी कम हुआ है. कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है यहाँ पे जिसका HbA1c पोस्ट ट्रीटमेंट बढ़ा हो, इसलिए पॉजिटिव साइन यहाँ पर मौजूद नहीं है. तो ये हमारा रॉ डेटा हो गया फॉर साइन टेस्ट. अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? नाउ नल हाइपोथेसिस फॉर साइन टेस्ट. नल हाइपोथेसिस क्या होगा? n नेगेटिव साइन इज इक्वल टू n पॉजिटिव साइन. n क्या? नंबर ऑफ साइंस. यानी वो ये कह रहा है कि नेगेटिव साइन विल बी इक्वल टू पॉजिटिव साइंस, यानी कोई फर्क नहीं होगा, यानी बढ़ने और कम होने वाली जो केसेस होंगे वो बराबर होंगे. तो डेफिनेटली ऑल्टरनेट क्या होगा कि नहीं, नेगेटिव विल बी ग्रेटर देन या नॉट इक्वल टू पॉजिटिव. ठीक है ना, अगर ग्रेटर देन लोअर देन हम नहीं कर रहे, यानी डायरेक्शनल टेस्ट नहीं कर रहे हैं, नॉन डायरेक्शनल कर रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पर ये कहेंगे कि उसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ये बनेगा कि नेगेटिव साइन will not be equal to positive sign in case of alternate hypothesis. Level of significance again 0.05 और 5%. जैसा कि हमने ये बात की थी कि हम अपनी तमाम जो मेडिकल साइंसेज, फार्मास्यूटिकल साइंसेज की स्टडीज़ होती हैं उसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो रखते हैं वो 0.05 या 5% रखते हैं. Now in this example, H not rejected with p वैल्यू 0.008. अब ये देखें, इसमें भी जब इस टेस्ट को किया गया तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया और p वैल्यू आई 0.008. आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये टेस्ट किया कैसे गया. इसको SPSS के सॉफ्टवेयर पर अप्लाई किया गया, उससे भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं. लेकिन क्योंकि ये एक अलग बायोस्टैटिस्टिक्स का या स्टैटिस्टिक्स का, फार्मास्यूटिकल स्टैटिस्टिक्स का एक अलग कोर्स है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा कि इसके लिए क्या फार्मूला लगाया, कैसे इसको अप्लाई किया, कैसे ये जो है रिजल्ट आया, नल हाइपोथेसिस कैसे रिजेक्ट हुआ, इसकी टेबल वैल्यू से कैसे कंपैरिजन किया. बस आपको ये बता दिया कि इसमें भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, यानी कि नेगेटिव साइन इज़ नॉट इक्वल टू पॉजिटिव साइन, यानी ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हो गया, और पी वैल्यू सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये 0.05 से कम है. यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रीटमेंट है यहाँ पर, ये जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, चाहे वो ड्रग हो या एक्सरसाइज हो या डाइट हो, एक्सरसाइज प्लस डाइट, वो सिग्निफिकेंटली HbA1c लेवल को रिड्यूस कर रही है. सो एविडेंस सजेस्ट दैट पेशेंट हु टुक पार्ट इन एक्सरसाइज एंड डाइट प्रोग्राम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस HbA1c लेवल. ये है इसकी कंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन कि ये एविडेंस ये सजेस्ट कर रहे हैं और ये टेस्ट के रिजल्ट्स जो हैं, स्टैटिस्टिक्स जो हमारे पास आ रहे हैं, वो ये साबित कर रहे हैं कि वो पेशेंट्स जो कि एक्सरसाइज और डाइट प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो यानी उसका पार्ट हैं, जो एक्सरसाइज और डाइट कर रहे हैं, उनका HbA1c सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है. सिग्निफिकेंटली रिड्यूस क्योंकि हो रहा है, इसका मतलब है कि एक्सरसाइज एंड डाइट प्रोग्राम इज रियली इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द HbA1c लेवल इन डायबिटिक पेशेंट्स. तो ये हमारा कंक्लूजन इससे, इस स्टडी से निकल रहा होगा.
नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट टेस्ट? एक और हमारे पास टेस्ट है जो कि कहलाता है विल्कॉक्सन मान विटनी टेस्ट। ये भी एक एग्जाम्पल है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की। यहां पे क्या होगा, स्टडी द डिफरेंसेस बिटवीन टू इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑन वेरिएबल्स। जैसा कि हमने बात की अभी ये साइन टेस्ट की, साइन टेस्ट में हमने कहा था कि ये पेयर टी टेस्ट की तरह का है, यानी इसमें एक ही सिंगल ग्रुप होगा। जबकि विल्कॉक्सन मान विटनी टेस्ट ये है कि ये इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की तरह है कि इसमें जो ग्रुप हैं दो अलग अलग ग्रुप हैं, टू इंडिपेंडेंट ग्रुप, और उनके दरमियान डिफरेंस को कंपैरिजन करना है। लेकिन क्योंकि डेटा हमारे पास जो कलेक्ट हो रहा है वो डिस्क्रीट फॉर्म में यानी ऑर्डिनल फॉर्म में कलेक्ट हो रहा है, इस वजह से हम उस पर इंडिपेंडेंट टी टेस्ट नहीं लगा सकते, बल्कि हमने उस पर विल्कॉक्सन मान विटनी टेस्ट लगाना होगा जो कि ऑर्डिनल डेटा पर एप्लीकेबल है। तो विल्कॉक्सन मान विटनी टेस्ट जो होगा यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। इस टेस्ट को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और टेस्ट जो होगा वो हमें फिर उस पर रिजल्ट देगा कि दोनों ग्रुप में जो मीन है उनमें जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है, यानी उनका जो भी डेटा है नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है या नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है। सो इन विल्कॉक्सन मान विटनी टेस्ट स्टडी द डिफरेंसेस बिटवीन टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स ऑन वेरिएबल्स। वो लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी वेरिएबल हम ले लेते हैं वही HbA1c। नाउ वेरिएबल्स आर इन ऑर्डिनल फॉर्म। अब हमें इसको ऑर्डिनल फॉर्म में रखना है, हम इसकी एक्चुअल वैल्यू को नहीं लेंगे। ऑल्टरनेटिव टू इंडिपेंडेंट ग्रुप टी टेस्ट इन सम सर्कमस्टेंसेज, यानी इंडिपेंडेंट ग्रुप टी टेस्ट का ऑल्टरनेटिव है। वो सर्कमस्टेंसेज क्या है, जब डेटा हमारे पास नॉन पैरामेट्रिक होगा तो उस वक्त विल्कॉक्सन मान विटनी टेस्ट अप्लाई किया जाएगा। डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन रैंक फ्रॉम हाई लो और हाई टू लो और लो टू हाई, यानी हमने देखिए इसको ऑर्डिनल फॉर्म में देखिए, ये क्या है, हाई टू लो डिसेंडिंग ऑर्डर में या लो टू हाई असेंडिंग ऑर्डर में। तो ऑर्डिनल और एक सर्टेन ऑर्डर में अरेंज है, तो डेटा को इस तरीके से अरेंज किया जाएगा कि इसका जो है फलाने पेशेंट्स का HbA1c हाई से लो की तरफ जा रहा है, फलाने का लो से हाई की तरफ जा रहा है। नाउ नल हाइपोथेसिस क्या कहेगा, नो डिफरेंस इन सम ऑफ रैंक्स फॉर ईच ग्रुप, sum of rank for HbA1c values for the treatment group are expected to be lower than the sum of rank in comparison group। वो ये कह रहा है कि जो दोनों ग्रुप हैं जो जिनको ट्रीटमेंट दिया गया और वो ग्रुप जिसको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, उनके HbA1c के रैंक्स का जो सम होगा वो इक्वल आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये कैसे हम रैंक करेंगे ये हम अभी अगली स्लाइड में देख रहे होंगे। तो उनका जो सम ऑफ रैंक्स होगा वो ईच ग्रुप जो होगा वो इक्वल होगा, ये नल हाइपोथेसिस कहता है। डेफिनेटली ऑल्टरनेट क्या कहेगा, नो देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, ठीक है, और वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा एट वैल्यू ऑफ अल्फा वैल्यू 0.05, तो उससे ये इसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बन जाएगा। नाउ डेटा फॉर विल्कॉक्सन मान विटनी टेस्ट, यहाँ पर पेशेंट आईडी है, ओके, अगेन ये पेशेंट आईडी, और ये क्या है, एक्सरसाइज ग्रुप HbA1c लेवल, एंड हियर कंपैरिजन ग्रुप HbA1c लेवल। एक्सरसाइज ग्रुप में अगर आप देखें तो रैंक ऑर्डर क्या है कि हम इसको अगर रैंक ऑर्डर क्या है कि ये जैसे फॉर एग्जांपल 6.8, ओके, 7.3, ओके, और यहाँ पर हम देखें तो ये 7.6, 7.9, 8.1, 8.4, इनको हम कंपैरिजन ग्रुप कह सकते हैं। ये पेशेंट 1 है, पेशेंट 3, पेशेंट 4, 5। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि देखें ये 1 आ रहा है, ओके, अच्छा, यानी देखें टॉप जो सबसे ज़्यादा कम हुआ है HbA1c, इसमें लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, यानी इस पेशेंट का सबसे कम हुआ है 6.8। 6.8 से तो कम नहीं है यहाँ पे, इसलिए इसको फर्स्ट रैंक दे दिया। 6.8 के बाद 6.9 आता है, लिहाजा इसका रैंक 2 हो गया। 6.9 के बाद 7 है, कोई नहीं है, लेकिन 7.1 है, तो ये थर्ड रैंक पर आ गया। 7.1 के बाद 7.2 है, 7.2 को अगर हम बात करें तो अच्छा 7.2 जो है वो
यहाँ पर भी है, ओके, और यहाँ पर भी है। तो लिहाजा इन दोनों को हम 4.5 का रैंक अप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी कंपैरिजन ग्रुप में भी और यहाँ पर भी, क्योंकि दोनों का 7.2 है। अच्छा, 7.2 के बाद 7.3 है, यहाँ पे 7.3 है, यहाँ पे भी 7.3 है। इधर देख लेते हैं, यहाँ पे 7.3 है, नहीं है, लेकिन क्योंकि 7.3 जो है वो यहाँ पर दो जगह पे मौजूद है, इसलिए ये 6.5 होगा। अच्छा, हाँ, इसमें एक सवाल पैदा होता है कि हमने इसको तो 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया। अच्छा, उसके बाद 2 के बाद इसको 3 कह दिया, 3 के बाद 7.2 को 4 क्यों नहीं कहा, 4.5 क्यों कह रहे हैं? उसकी वजह यह है कि क्योंकि 3 तक तो ये हो गया, ये रैंक 4 हो गया और ये 5 हो गया, लेकिन अब क्योंकि ये दोनों वैल्यू 7.2 बराबर हैं, लिहाजा ना ये 4 है ना 5 है, बल्कि उसकी मिड वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू 4.5 ये अप्लाई की है। ओके, 4.5 इसलिए इसका रैंक क्योंकि ये 2 हैं, यानी ये अज्यूम ये कर लिया ये 4th रैंक था और ये 7.2 5th रैंक था, लेकिन क्योंकि 7.2 है ये भी 7.2 है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते ये 4 है और ये 5 है, ये दोनों बराबर हैं, इसलिए दोनों का रैंक 4.5 हो गया, यानी 4 और 5 का एवरेज। अच्छा, अब 5 तो हो गया, फिर उसके बाद आए हम 6 पे और 7 पे, 6 पे आए 7.3, ये 7.3, यानी ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। लेकिन यहाँ पर भी मसला यही है कि ये 6 और 7 अगर हम कह रहे हैं, ये 6 और इसको 7 कह रहे हैं, लेकिन है तो दोनों 7.3, दोनों का रैंक बराबर होना चाहिए, लिहाजा 6 और 7 का एवरेज ले लिया, यानी 6.5। उसके बाद हम आए 7 तक हो गया, उसके बाद हम आए 7.3 के बाद फिर 7.4 पे हम बात करते हैं। 7.4 कोई भी नहीं है, 7.5 ये रहा, 7.5 एक ये रहा और एक ये रहा। तो अब मसला ये है कि 7 तक तो हो गए थे, ये हो गया 8, ये हो गया 9, तो 8 और 9 का एवरेज 8.5 हो गया, तो 7.5 भी हो गया और उसका रैंक आ गया दोनों का 8.5। अच्छा, अब उसके बाद 7.5 के बाद फिर 7.6 ये हो गया, ओके, राइट, 7.6 एक, 7.6 2, 7.6 तीन है हमारे पास 7.6 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये 3 हो गए ना, तो ये हुआ 10, ये हुआ 11, ये हुआ 12। अब 10 11 12 का आपने एवरेज निकाला तो वो 11 आ गया, 3 का एवरेज, लिहाजा ये भी 11th रैंक पे, ये भी 11th रैंक पे 7.6 और ये भी 11th रैंक पे, ठीक है। तो तीनों का एवरेज निकाला 10 11 12 का, तो एवरेज आया 11। 7.6 के बाद क्या है हमारे पास 7.7, 7.7 एक ये रहा और दूसरा ये रहा। अच्छा, 12 तक हो गए तो 13 14 आएंगे, इसलिए ये 13 14 का एवरेज 13.5 13.5 दोनों जगह आ गया। 7.7 के बाद फिर 7.8 यहाँ पे कोई है नहीं है, 7.8 14 तक हो गए तो ये 15 आ गया, ठीक है, 7.8 और कोई नहीं है। 7.9 16 हो गया और नहीं है हमारे पास 7.9। 7.9 के बाद 8.0 नहीं है, 8.0 के बाद 8.1 एक और ये 2, 8.1 2 हो गए, तो लिहाजा 17-18 के दरमियान वाला ये रैंक ये आ गया 17.5, 8.1 हो गया। उसके बाद 8.1 के बाद 8.2, 8.2 एक ही है और 18 तक हो चुके हैं, लिहाजा ये 19 रैंक आ गया। 8.2 के बाद 8.3 कोई है, 8.3 नहीं है, 8.4 हाँ है, ये हो गया रैंक 20 और ये टोटल 20 पेशेंट्स थे हमारे पास। अब हमारे पास सारे हो गए 20 के 20 पेशेंट, 20 के 20 रैंक कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो रैंक है इनका सम ले लिया, यानी एक्सरसाइज ग्रुप के ये आया 74 सम ऑफ रैंक्स, और ये था कंपैरिजन ग्रुप, इसका आ गया 136। नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि ये दोनों सेम है, इनमें नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहता है कि नहीं, इन दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और जो है वो एक्सरसाइज ग्रुप का सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो रहा है, वो टॉप रैंकिंग पर हैं HbA1c लेवल के। नाउ नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन टेबुलर डेटा, टाइज इन रैंक इज कॉमन इशू, ठीक है, टाइज इन रैंकिंग इज कॉमन इशू। पेशेंट ID 115 एंड 118 आर एट 4th पोजीशन, ठीक है, 115
5 and 1 1 8 आर एट 4 पोजीशन। ये वही बता रहे हैं आपको वहाँ पे, क्योंकि ये 4th और 5th के उस तरह से बनेंगे तो इनका एवरेज ले लिया। 4th पोजीशन, कंसिडर पेशेंट ID 115 इज एट 4th रैंक एंड 118 एट 5th रैंक, यानी दोनों का सम ले लिया। हाउ एवर देयर एवरेज इज देयर फाइनल रैंक टू बी कंसिडर्ड एज 4.5 4 + 5/2 यानी 4.5। तो ये देखें यहाँ पे और क्लियर हो गया। सिमिलर सिचुएशन इज इन पेशेंट ID 105 एंड 112, 105 और 112। 105 का क्या है 7.2 7.3 और 112 का भी है 7.3। तो ये 6 और 7 बन रहा है, तो इनका एवरेज 6.5 आ गया, बिल्कुल उसी तरीके से। नाउ इन दिस केस H नॉट इज रिजेक्टेड विद P वैल्यू 0.019। अब ये देखें कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया यहाँ पर भी, और P वैल्यू सिग्निफिकेंट है, 0.05 से कम आ रही है। तो इससे ये नतीजा यह निकला कि जो क्या कंक्लूजन निकल रहा है, HbA1c लेवल ऑफ एक्सरसाइज ग्रुप आर सिग्निफिकेंटली लोअर देन कंपैरिजन ग्रुप। ये है हमारा कंक्लूजन इस टेस्ट का, विल्कॉक्सन मैन विटनी टेस्ट का, कि एक्सरसाइज ग्रुप से, एक्सरसाइज की वजह से HbA1c लेवल सिग्निफिकेंटली लोअर हो रहा है कंपेयर टू अदर ग्रुप जो कि एक्सरसाइज नहीं कर रहा था। तो ये था हमारे पास टेस्ट, विल्कॉक्सन मैन विटनी टेस्ट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट है क्रुस्कल वैलीज टेस्ट, विच वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।